दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि हमने यहाँ पर आप सभी के लिए एक सीरीज चलाई थी जिसमें हम सभी उत्तराखंड में आज से पहले जो भी एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो पटवारी के हों, लेखपाल के हों, कनिष्ठ सहायक के हों, पुलिस के हों या फॉरेस्ट गार्ड के हों, उनमें जो भी सवाल आपके उत्तराखंड से संबंधित और साथ ही साथ हिंदी से संबंधित पूछे गए थे, उन सभी को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे। ये हमारी उस सीरीज की 9वीं वीडियो होने वाली है जिसमें हम कंप्यूटर से संबंधित सवालों को यहाँ पे हल करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले कंप्यूटर की एक वीडियो आ चुकी है, साथ ही साथ हमने हिंदी के सवालों की और उत्तराखंड के सवालों की वीडियोस को भी यहाँ पे अपलोड किया है। इसके बाद आगे हम उत्तराखंड की और हिंदी की वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ सवालों को जो कि आपके पिछले वर्षों के पेपर में पूछे गए थे। इससे पहले हम कंप्यूटर की एक वीडियो आपके लिए ला चुके हैं। जिन भी लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो उसे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जो कि पिछले वर्ष आपके पेपर में पूछे गए सवालों पर आधारित थी। ये वीडियो भी कुछ ऐसी ही आपके लिए होने वाली है जिसमें हम पिछले वर्षों में पूछे गए सवालों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे और वीडियो के लास्ट में कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो मैंने आपसे कहा था कि मैं अगली वीडियो में आपके लेके आऊंगा। तो कुछ सवालों के बाद हम उन फुल फॉर्म को भी देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसमें हर एक सवाल दोस्तों किसी ना किसी एग्जाम में आया है, तो इस बात को आप समझिएगा कि मैंने इसमें कोई भी सवाल अपने मन से नहीं डाला है। ठीक है दोस्तों, ये सभी सवाल किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर ये दोबारा रिपीट होते हैं तो ये आपको वहां भी हेल्प करेंगे, साथ ही साथ आपको आपकी तैयारी जांचने में भी ये हेल्प करेंगे। आई होप इतना आप समझ रहे होंगे। हो सकता है कुछ सवाल मुश्किल हो और कुछ सवाल आसान हो, यह आपकी तैयारी पर निर्भर करता है कि आपको कौन सा सवाल आसान लग रहा है और कौन सा सवाल आपको मुश्किल लग रहा है। तो अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए और जो भी सवाल मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, इनसे आपने एक आइडिया लेना है कि एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपने उसी हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं पहले सवाल से। सवाल नंबर एक क्या है दोस्तों आपका? सवाल नंबर एक है दोस्तों आपका, MS वर्ड 2007 में पेज सेटअप उपयोग किया जाता है। जो आपका MS वर्ड 2007 था उसमें पेज सेटअप का उपयोग किया जाता है मार्जिन सेट करने के लिए, कॉलम सेट करने के लिए, पेज साइज सेट करने के लिए। तो दोस्तों, जो पेज सेटअप का उपयोग है वो आपका इन सभी के लिए होता है, मार्जिन सेट करने के लिए, कॉलम सेट करने के लिए और पेज के साइज को सेट करने के लिए। देखिए, इसका नाम ही है पेज सेटअप, यानी कि आपको अपने पेज का सेटअप करना है। तो पेज का जो सेटअप होता है कैसे होता है, आप उसमें मार्जिन सेट करते हैं कि कितना कागज छोड़ना है और कितना कागज लगाना है। आप उसमें कॉलम सेट करते हैं, यदि आप उसमें टेबल को बनाया है तो आप उसमें कॉलम सेट करते हैं। पेज का साइज कि आपने कितना बड़ा पेज यूज करना है। तो इन सभी के लिए होता है दोस्तों पेज सेटअप। ठीक है, तो इन सभी के लिए आप क्या है पेज सेटअप का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इजी सवाल था। आई होप काफी बच्चों को ये पता होगा, जिनको नहीं पता था वो अब समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 से। डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कमांड है। इजी सवाल है लेकिन एग्जाम में आया है, तो इसको भी देख लीजिए। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल डी, शिफ्ट पी, अल्ट पी या कंट्रोल पी। आप सभी जानते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करना हो तो उसके लिए कंट्रोल पी एक शॉर्टकट कमांड होती है। ठीक है दोस्तों, क्या है? कंट्रोल पी। कंट्रोल डी, शिफ्ट पी, अल्ट पी मत कर देना, कंट्रोल पी करना। देखिए, जो सवाल आपको आते हैं उन्हें आपने बिल्कुल ध्यान से अटेम्प्ट करना है। हम लोग क्या करते हैं कि जो सवाल इजी होता है उसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये तो इजी सवाल है, इसको तो हम ऐसे ही कर देंगे, और इसी चक्कर में आप वहां पे गलत गोला भर के आ जाते हैं। तो आपने बिल्कुल ध्यान देना है कि जो सवाल आपको अच्छे से आता है उसको बिल्कुल ध्यान से और आराम से फिल करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 क्या दोस्तों आपका? सवाल नंबर 3 है आपका, MS वर्ड में विभिन्न पतों वाले एक पत्र की कई प्रतियां बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, MS वर्ड में विभिन्न पतों वाले एक पत्र की कई प्रतियां बनाने के लिए उपयोग किया जाता है मल्टीपेज मर्ज, मेल मर्ज, मल्टीपल कॉपीज या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, एक पत्र की कई सारी प्रतियां बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है मेल मर्ज। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, देखिए मेल मर्ज में होता क्या है, मान लीजिए आपके पास एक इनविटेशन कार्ड है, ठीक है, जिसको आपको 1000 लोगों को भेजना है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके से उसमें नाम, पता और एड्रेस लिखेंगे और उस व्यक्ति को भेजेंगे। ऐसा करने में तो आपको 1000 बार नाम लिखना पड़ेगा, 1000 बार उसका पता लिखना पड़ेगा और 1000 बार उसको सेंड करना पड़ेगा, है ना दोस्तों। तो इसके लिए क्या होता है, MS वर्ड में ऑप्शन आता है मेल मर्ज का। इसमें क्या होता है कि एक टेबल बनती है, उस टेबल में आप उस व्यक्ति का नाम और पता डाल देते हैं। तो 1000 लोगों का नाम पता आप उसमें डाल देते हैं। देन आप एक ही इनविटेशन बनाते हैं
और मेल मर्ज की हेल्प से मेल मर्ज क्या करता है कि ऑटोमेटिकली उस टेबल से जहां आपने उन सब लोगों का डाटा लिखा है, नाम और एड्रेस लिखा है, वहां से मेल मर्ज खुद ही नाम, पता और ईमेल का एड्रेस उठाता है और खुद ही उन सभी को मेल भेज देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि एक ही इन्विटेशन या एक ही लेटर को मेल मर्ज की सहायता से आप एक ही बारी में कई लोगों को भेज सकते हैं। बस आपके पास एक टेबल होनी चाहिए जिसमें उन सभी लोगों का पता, ईमेल और एड्रेस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आई होप इतना आप समझ गए होंगे कि एक ही पत्र की कई प्रतियां बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं मेथड में, हम मेल मर्ज का यूज करते हैं कि आपने एक ही पत्र बनाया और उसकी कई प्रतियां कई लोगों को भेज दी, तो उसके लिए हम मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं। अच्छा सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पे। देखिए सवाल नंबर 4 है आपका, अंडू के लिए शॉर्टकट कमांड है। अंडू के लिए शॉर्टकट कमांड क्या है? कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस जेड या कंट्रोल प्लस वाई। देखिए जो कल हमारी वीडियो थी कंप्यूटर की, जो हमारी पहली वीडियो थी जो हमने कल ही अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि वो आपसे या तो अंडू पूछेगा या फिर आपसे पूछेगा कि अंतिम क्रिया को परिवर्तित करने के लिए कौन से कमांड का प्रयोग किया जाता है। अंतिम क्रिया को परिवर्तित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, या फिर आपसे पूछेगा कि अंडू के लिए शॉर्टकट कमांड क्या है। दोनों मैंने आपको यहाँ पे समझाए थे। तो दोस्तों सभी को याद होगा कि अंडू के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, वो होती है कंट्रोल प्लस जेड। क्या दोस्तों? कंट्रोल प्लस जेड होती है आपकी अंडू करने के लिए। ठीक है, ये क्या करता है दोस्तों, जो भी एक्शन आपने लास्ट में किया था, जैसे कि मैंने अभी इस जो ऑप्शन सी था इसको येलो किया, मैं चाहता हूं कि ये अंतिम क्रिया मेरी हट जाए, यहाँ पे ये अंडू हो जाए, मतलब ये क्रिया जो मैंने करी है ये हट जाए। यदि मैं कंट्रोल और जेड दबाऊंगा दोस्तों, तो देखिए वो येलो कलर यहाँ से हट गया। इसी को बोलते हैं अंडू करना, कि जो भी टास्क आपने लास्ट में किया है अभी अभी वो हट जाए। ठीक है, अंडू हो जाए वो टास्क, यानी कि वो प्रतिक्रिया जो लास्ट में मैंने की थी अभी वो हट जाए। इसको बोलते हैं अंडू करना। इसके लिए हम कंट्रोल और जेड दबाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस वाई लिखा है, ये होता है रीडू के लिए। किसके लिए दोस्तों? रीडू के लिए। देखिए कल की वीडियो में मैं इसको समझा चुका हूँ, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, वहां मैंने इसको अच्छे समझाया है। तो कंट्रोल प्लस वाई दोस्तों किसके लिए होता है? ये होता है रीडू के लिए, यानी कि जो भी एक्शन आपने अभी हाल ही में किया था और आपने उसे गलती से हटा दिया, आप चाहते हैं वो फिर से आ जाए। जैसे मैंने अभी जो सी था आपका ऑप्शन, इसको मैंने येलो किया था और मैंने इसको हटा दिया, अब मैं चाहता हूँ यही ऑप्शन फिर से आ जाए। इसको बोलते हैं रीडू करना। कोई चीज हट गई थी उसको फिर से लाना है, तो इसको बोलते हैं रीडू करना। तो दोस्तों वो होता है कंट्रोल प्लस वाई से। देखिए मैंने कंट्रोल प्लस वाई दबाया तो येलो वाला ऑप्शन फिर से आ गया, इसको बोलते हैं रीडू करना। ठीक है, दोनों ध्यान रखेंगे, अंडू करना और रीडू करना। अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड और रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई। बेसिकली इसमें आप अंडू को याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये देखिए दूसरी बार यहाँ पे पूछा गया है। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको सवाल कराया था, वहां लैंग्वेज चेंज थी कि अंतिम क्रिया को परिवर्तित करने के लिए कौन सी कमांड यूज की जाती है, तो ये था कंट्रोल प्लस जेड। और यहाँ पूछा है अंडू के लिए शॉर्टकट कमांड क्या है, तो ये भी क्या है? कंट्रोल प्लस जेड। दोनों एक ही है, बस लैंग्वेज को बदल के आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। कंट्रोल प्लस सी आपको पता है कॉपी के लिए होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 क्या दोस्तों आपका, सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में जाने जाते हैं। इनमें से कौन है जो सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में जाने जाते हैं? डेविड क्राउन, डेविड जॉन, सैम्युअल क्रे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सुपर कंप्यूटर के जो पिता हैं वो है आपके सैम्युअल क्रे। क्या दोस्तों? सैम्युअल क्रे हैं आपके सुपर कंप्यूटर के पिता। देखिए जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका ही नाम था क्रे वन। क्या दोस्तों? क्रे वन। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था आपका? क्रे वन। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सेम एंड क्रे की जो कंपनी थी उसी ने उसको बनाया था। ठीक है, क्रे नाम से कंपनी का नाम था, उसी ने क्रे वन करके बनाया था एक सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में जाने जाते हैं सैम्युअल क्रे। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। चलिए सवाल नंबर 6 पे चलते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 6 दोस्तों आपका, इंटरनेट के पिता के रूप में जाने जाते हैं। इंटरनेट के पिता के रूप में जाने जाते हैं विंट सर्फ, एलोन सामेट, जीन पार्लिस या इनमें से कोई नहीं। तो काफी बच्चों को पता होगा कि इंटरनेट का पिता कहा जाता है विंट सर्फ को। किसको दोस्तों? विंट सर्फ को कहा जाता है इंटरनेट का पिता। देखिए आप इसको ऐसे भी याद कर लेना कि इंटरनेट में हम कोई भी चीज सर्च करते हैं तो सर्च से यह समझ जाना कि सर्फ है। ठीक है दोस्तों, इंटरनेट में हम क्या करते हैं? कोई भी चीज को सर्च करते हैं ना, तो सर्च से आप ध्यान कर लेना कि सर्च या सर्फ दोनों का आप रेट कर लेना कि विंट सर्फ क्या है? इंटरनेट के पिता है। इसको आप ऐसा हल्का सा याद कर लेना। ठीक है, जिनको याद नहीं है, वरना इजी सवाल है, आप इसको इजीली भी याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 पे। MS वर्ड 2007 में रिव्यू टैब में होता है। ठीक है दोस्तों, MS वर्ड 2007 में रिव्यू टैब में है, कमेंट्स है, कंपेयर है, प्रूफिंग है या उपरोक्त सभी। क्या दोस्तों? कमेंट्स है, कंपेयर है,
प्रूफिंग है या उपरोक्त सभी? देखिए, इसका जवाब देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रिव्यू टैब आखिर होता क्या है। रिव्यू टैब क्या चीज है, इसके बारे में आपको हल्का सा पता होना चाहिए। देन आप सवाल नंबर 8 देखिए कि एमएस एक्सेल के होम टैब में है। एमएस एक्सेल के होम टैब में क्या है, यहाँ पे ये भी आपसे पूछा गया है। जब तक आपको पता नहीं होगा कि टैब क्या होता है, ये रिव्यू टैब क्या होता है, होम टैब क्या होता है, आप सवाल को अटेम्प्ट कैसे करेंगे? है ना, यहाँ तो आप गलती करेंगे फिर। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपके लिए हल्की सी क्लिप लगा रहा हूँ। इस क्लिप को आप देखिए और समझिए कि रिव्यू टैब क्या होता है, होम टैब क्या होता है, ठीक है? और ये टैब होते क्या हैं और किसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है? जो मेरे भाई बहन जिनके पास कंप्यूटर नहीं होगा, तो उन्हें नहीं पता कि रिव्यू टैब क्या होता है, होम टैब क्या होता है, उनके लिए ये चीज बिल्कुल नहीं है। और जिनके पास है, उनके तो हल्का सा ईजी है, वो देख के समझ सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, मैं यहाँ पे हल्की सी क्लिप लगा रहा हूँ, तो आप वहां पे देख लीजिएगा कि ये कौन कौन सा ऑप्शन कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है? तो दोस्तों, ये होता है आपका एमएस वर्ड का लेआउट, ठीक है? देखिए, जहां जहां पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने ध्यान देना है। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे फाइल लिखा है, देन यहाँ पे होम लिखा है, देन यहाँ पे इंसर्ट लिखा है, देन यहाँ पे ड्रॉ लिखा है। आप ये सब देख रहे होंगे यहाँ पर, है ना? तो ये क्या बोलते हैं, जो आपका ये होम है, इसे बोलते हैं होम टैब। इंसर्ट वाले को बोलते हैं इंसर्ट टैब, ये ड्रॉ वाले को बोलते हैं ड्रॉ टैब, और डिजाइन वाले को बोलते हैं डिजाइन टैब। ऐसे ही लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब और ये हेल्प टैब, हर किसी के अंदर अपने अपने ऑप्शन छुपे हुए हैं, ठीक है दोस्तों? तो देखिए, आपसे पूछा गया था सवाल दोस्तों आपका कि एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में है कमेंट्स, कंपेयर एंड प्रूफिंग, क्या ये रिव्यू टैब में है आपके? तो देखिए, पहले यहाँ पे रिव्यू टैब को खोल लेते हैं, जो कि है आपका, ये देखिए, ये लिखा है रिव्यू टैब आपका, ये है आपका रिव्यू टैब, ठीक है दोस्तों? मैंने रिव्यू पे क्लिक किया, ये आपका रिव्यू टैब खुल गया। कि यहाँ पे दोस्तों कमेंट्स हैं, तो देखिए, ये ऑप्शन आपका कमेंट्स का। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेरा कर्सर है, ये है आपका कमेंट्स का ऑप्शन। क्या दोस्तों, यहाँ पे कंपेयर का ऑप्शन भी है, तो आप आगे बढ़िए। तो देखिए, ये है आपका कंपेयर का ऑप्शन, दिख रहा होगा आपको कि ये है आपका कंपेयर का ऑप्शन, ठीक है दोस्तों? ये है आपका कंपेयर का ऑप्शन, ये है आपका कमेंट का ऑप्शन, ठीक है दोस्तों? एंड देन वहां पे था प्रूफिंग, तो देखिए लैंग्वेज पे क्लिक कीजिए। लैंग्वेज में आपका लिखा है चूज द लैंग्वेज फॉर प्रूफिंग टूल्स सच एज स्पेलिंग चेक। तो आप समझ सकते हैं कि एमएस वर्ड में आपका क्या क्या है दोस्तों, प्रूफिंग भी है, कमेंट्स भी है आपका, साथ ही साथ आपका कंपेयर भी है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके रिव्यू टैब के अंदर होते हैं, ठीक है? टैब क्या होता है आपका, जो ये ऑप्शन बने हैं होम का, इंसर्ट का, ड्रॉ का, डिजाइन का, इन्हीं सबको हम टैब कहते हैं। हर टैब के अंदर अपनी कुछ स्पेशल चीजें हैं जिनका यूज आप डॉक्यूमेंट को बनाने में करते हैं, ठीक है दोस्तों? आई होप इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे कि टैब क्या होता है, और टैब के अंदर कई चीजें होती हैं। देखिए, यहाँ पे मेलिंग लिखा है, मेलिंग, ठीक है? रिव्यू के आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है मेलिंग। देखिए, मेलिंग के अंदर होता है आपका मेल मर्ज। देख रहे हैं आप, स्टार्ट मेल मर्ज ये लिखा हुआ है। ये सवाल हमने भी किया था आपका, ठीक है? कि एमएस वर्ड में एक जो आपके पत्र होता है, उसकी कई कॉपियां बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? दोस्तों, हम करते हैं मेल मर्ज। तो देखिए, जो मेलिंग वाला ऑप्शन है, इसमें दिया है उसने स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन, ठीक है दोस्तों? तो मेल मर्ज भी किसमें होता है, एमएस वर्ड में होता है। एक पत्र की कई कॉपियां बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। आई होप इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे, ठीक है? और रिव्यू टैब हमने देख लिया, इसमें कमेंट्स भी है दोस्तों आपका, ठीक है? इसमें आपका कंपेयर भी है, देखा लिया आपने, और साथ ही साथ इसमें आपका लैंग्वेज के अंदर प्रूफिंग का ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है? देन इतना हमने यहाँ से सीखा, ठीक है दोस्तों? अब चलते हैं एक्सेल में कि एक्सेल का सवाल क्या था आपका, ठीक है दोस्तों? देखिए, अब मैंने यहाँ पे आपके लिए एमएस एक्सेल का पेज यहाँ पे खोल दिया है, ठीक है? मैंने एमएस एक्सेल, आप देख रहे हैं बुक 1 एक्सेल, तो ये मैंने एक्सेल का सॉफ्टवेयर यहाँ पे खोल दिया है आपके लिए। अब उसने कहा था कि एमएस एक्सेल के होम टैब में क्या क्या होता है। सवाल था उसका, क्या होम टैब में स्टाइल्स, सेल्स और अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है? तो आप यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन यहाँ पे है उसके। देखिए, स्टाइल्स का ऑप्शन आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आपके 3 बॉक्स यहाँ पे बने हुए हैं स्टाइल्स करके, ठीक है? ये वाले देखिए, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टाइल्स। आई होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका स्टाइल्स लिखा हुआ है, सेल स्टाइल्स, फॉर्मेट एज टेबल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखिए, स्टाइल का ऑप्शन किसमें है, होम टैब में है। ये देखिए, सेल्स का ऑप्शन भी कहाँ पे है, होम टैब में है। देख रहे हैं आप, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, नीचे लिखा हुआ है ना सेल। तो होम टैब में आपका स्टाइल्स भी आ गया, सेल्स भी आ गया। देन आपसे एक और चीज पूछी गई थी, अलाइनमेंट, आपसे पूछा था अलाइनमेंट। देखिए यहाँ पे देखिए आप, ये लिखा है आपका अलाइनमेंट, देख रहे हैं मर्ज सेंटर के नीचे, ये देखिए अलाइनमेंट लिखा है यहाँ पे। तो एमएस एक्सेल के होम टैब में देखिए, हमने होम पे क्लिक किया, ये रहा इंसर्ट, ये रहा ड्रॉ, ये हमने होम पे क्लिक किया है। तो होम के अंदर इतनी चीजें हैं, इंसर्ट के अंदर इतनी चीजें हैं, ड्रॉ के अंदर इतनी चीजें, काफी चीजें हैं, ठीक है? तो अब होम के अंदर उसने कहा था क्या अलाइनमेंट है, तो आप देख रहे हैं कि हाँ, अलाइनमेंट का ऑप्शन है। स्टाइल का ऑप्शन देखिए, मैंने दिखा दिया आपको, ये वाला स्टाइल का ऑप्शन है, नीचे लिखा है स्टाइल्स। देन देखिए, स्टाइल्स का ऑप्शन ये रहा। यानी कि एमएस एक्सेल के जो आपका होम टैब होता है, उसमें अलाइनमेंट भी होता है, उसमें स्टाइल्स भी होते हैं दोस्तों, और साथ ही साथ उसमें सेल्स भी होते हैं। आई होप
इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे कि होम टैब क्या होता है, इंसर्ट टैब क्या होता है, ठीक है, और टैब कहते किसको हैं, ठीक है। ये जो ऑप्शन यहाँ पे बने हैं, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, इन्हीं को टैब कहते हैं और इन्हीं के अंदर अलग अलग चीजें होती है। आई होप दोस्तों इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आई होप आप समझ गए होंगे कि रिव्यू टैब क्या होता है, होम टैब क्या होता है और ये टैब आखिर कहते किसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल क्या था आपका, रिव्यू टैब में है MS वर्ड 2007 में रिव्यू टैब में है कमेंट्स, कंपेयर, प्रूफिंग, उपरोक्त सभी। तो हमने देखा कि रिव्यू टैब में कमेंट्स भी थे, कंपेयर भी थे और प्रूफिंग भी थे। तो ये सभी आपके MS वर्ड के रिव्यू टैब में होते हैं। इसको अभी करिए दोस्तों, तो ये सभी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब दोस्तों हो जाएगा कि रिव्यू टैब में कमेंट्स भी होते हैं, कंपेयर भी होते हैं, प्रूफिंग भी होते हैं। देखिए सेम सवाल MS एक्सेल के होम टैब में है। जो आपका MS एक्सेल है उसके होम टैब में क्या है, हमने वहां पे देखा कि वहां पे स्टाइल्स भी थे, वहां पे सेल्स भी थे और वहां पर अलाइनमेंट भी था दोस्तों। तो ये तीनों ऑप्शन MS एक्सेल के होम टैब में थे। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। तो इसका जवाब भी क्या हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आपको दो ऑप्शन भी याद है ना, तो आप समझ सकते हैं कि तीसरा भी उसमें होगा ही होगा, ठीक है। तो आप उपरोक्त सभी आराम से कर सकते हैं, बस आपको एक या दो उसमें से पता होने चाहिए। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। इनको आप याद कर लेना ऐसा ही, ठीक है। रिपीट हुए तो ये ऐसे ही रिपीट होंगे, ठीक है, कुछ नया आपके लिए ऐड नहीं करेगा। अगर उसको सवाल देना होगा इस टाइप से तो वो इन्हीं को देगा, ठीक है। आप इतना ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 पे दोस्तों। सवाल नंबर 9 क्या है दोस्तों आपका, MS वर्ड में दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कमांड है। MS वर्ड में दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कमांड क्या है। कोई डॉक्यूमेंट है आपका MS वर्ड में, उसको आपको शॉर्टकट से खोलना है, तो आप कैसे खोलोगे। तो दोस्तों उसके लिए हम दबाते हैं Ctrl+O। देखिए ओपन करना है, दस्तावेज को खोलना है, तो O से होता है ओपन। आपका दस्तावेज को खोलने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या है, Ctrl+O, यानी कि O से मतलब ओपन। और आपको पता ही है कि जो भी आपकी ज्यादातर शॉर्टकट कमांड है वो कंट्रोल के साथ ही काम करती है। तो Ctrl+O है आपकी ओपन करने के लिए किसी भी दस्तावेज को MS वर्ड में, ठीक है दोस्तों। Ctrl+N दोस्तों ये होता है न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। मान लीजिए आप MS वर्ड में काम कर रहे थे, ठीक है, और आपने वहां पे एक फाइल आपने बनाई। आप चाहते हैं कि अब मुझे एक नई फाइल बनानी है, तो नई फाइल को बनाने के लिए आप Ctrl+N दबाते हैं। तो एक नया क्या है दोस्तों, नया फाइल का पेज या नया डॉक्यूमेंट वहां पे खुल जाता है। फिर आप उसमें काम करते हैं, ठीक है। तो Ctrl+N किसके लिए होता है दोस्तों, न्यू फाइल को खोलने के लिए या न्यू डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए, ठीक है। और दस्तावेज को खोलने के लिए जो दस्तावेज आपने पहले से बना रखे हैं, ठीक है। दस्तावेज क्या होते हैं, जो भी फाइलें आपने पहले से बना रखी है उनको दस्तावेज बोलते हैं। तो दस्तावेज जो पहले से बने हुए हैं उनको खोलने के लिए शॉर्टकट कमांड कौन सी है दोस्तों, Ctrl+O। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप इतना आप समझ रहे होंगे, ठीक है। नया दस्तावेज बनाने के लिए आपसे बोलेगा कि नया दस्तावेज बनाने के लिए एक शॉर्टकट कमांड, तब आप बताएंगे Ctrl+N, ठीक है। और दस्तावेज खोलने का कमांड पूछेगा तो आप बताएंगे Ctrl+O। आई होप इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर दोस्तों 10 पे। सवाल नंबर 10 क्या दोस्तों आपका, देखिए सवाल नंबर 10 है आपका, MS एक्सेल 2007 में होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में है। MS एक्सेल 2007 में होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में इनमें से क्या है। तो दोस्तों वो होता है आपका रैप टेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए ये आपका मैं बता दूं, आई थिंक वीडियो का 2018 का पेपर था आपका, उसमें सवाल पूछा गया था कि MS एक्सेल 2007 में होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में क्या है। तो वो है दोस्तों रैप टेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है। एक्सेल की यहाँ पे बात कर रहा है, इतना आप ध्यान देंगे, ठीक है। आई होप इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 11 क्या दोस्तों आपका, एप्पल कंपनी द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया एवं प्रयोग में लाया जाता है। इनमें से वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको एप्पल कंपनी ने बनाया है, विंडोज को, iOS को, यूनिक्स को या एंड्रॉइड को। तो आप सभी जानते हैं कि एप्पल कंपनी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम है iOS। क्या है दोस्तों, iOS। यह है आपका एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है दोस्तों। देखिए इस iOS का पूरा नाम क्या है आपका, यह आपका आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंपल सा इसका नाम है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर आपका 12 पे। सवाल नंबर दोस्तों 12 क्या है आपका, डाटा प्रोसेसिंग में DBMS का आशय है। डाटा प्रोसेसिंग में DBMS का आशय क्या है। तो दोस्तों इसके बारे में हमने कल बात की थी। मैंने आपको बताया था कि जो आपका SQL होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है SQL की, वो होती है आपकी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो जो SQL है दोस्तों उसका यूज होता है DBMS में, ताकि डाटा को सही ढंग से मैनेज किया जा सके, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको DBMS के बारे में थोड़ा सा समझाया था कि DBMS क्या होता है। ये होता है आपका डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब दोस्तों हो जाएगा। क्या दोस्तों,
DBMS की फुल फॉर्म होती है आपकी डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, अच्छी फुल फॉर्म है, बहुत प्यारी फुल फॉर्म है। ठीक है, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। आई होप इतना भी यहाँ पे समझ गए होंगे, इसके बारे में हम कल बात कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर दोस्तों 13 पे, XLSX एक्सटेंशन विस्तार का प्रयोग फाइल्स के लिए किया जाता है। इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, कि डॉक एक्स किसका होता है, डॉट टीएक्सटी किसका होता है, ठीक है, डॉट XLSX किसका होता है। तो आप लोगों को याद होगा, वहां मैंने बताया था कि दोस्तों ये किसका होता है, ये होता है आपका एक्सेल का। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, एक्सटेंशन वो चीज होती है जो किसी सिस्टम को ये बताते हैं कि ये जो फाइल है ये किस सॉफ्टवेयर पे खुलेगी। ठीक है, इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे, इसके बारे में हम कल बात कर चुके हैं। तो जो XLSX होता है दोस्तों, ये किसका होता है एक्सटेंशन, ये होता है एक्सेल का। ठीक है, पावर पॉइंट का दोस्तों क्या होता है, डॉट PPT। और वर्ड का दोस्तों क्या होता है, डॉट DOCX। ये होता है आपका वर्ड की फाइल का, MS वर्ड का। ठीक है, यह हम कल आपको बता चुके हैं और यहाँ पे मैंने आपको रिवाइज भी करवा दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 क्या है दोस्तों आपका, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में शब्दों के नीचे लाल रंग की रेखा लहर दर्शाती है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में शब्दों के नीचे लाल रंग की रेखा क्या दर्शाती है, वर्तनी में त्रुटि, एड्रेस ब्लॉक, व्याकरण या फिर मुद्रण में त्रुटि। देखिए दोस्तों, जब भी ना हम MS वर्ड में या एक्सेल में कुछ काम करते हैं, एक लाल रंग की लाइन बनी हुई आती है। ठीक है, वो लाइन पता है आपको कैसी होती है, वो लाइन आपकी कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है, देखिएगा आप यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, वो जो लाइन दोस्तों इस तरह की कुछ लाल रंग की लाइन आती है इस टाइप से किसी भी वर्ड के नीचे। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि जब कभी ऐसी लाल रंग की नीचे से लाइन आती है, देख रहे हैं आप, मैंने एड्रेस ब्लॉक के नीचे लाल रंग की लाइन बनाई है आपके लिए। वो पूछ रहा है कि जब ऐसी लाइन आती है तो इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो लाल लाइन आती है शब्दों के नीचे, ये बताती है आपकी वर्तनी त्रुटि को। क्या दोस्तों, वर्तनी त्रुटि को ये बताती है कि आपने लिखने में कोई मिस्टेक करी है या स्पेलिंग सही नहीं है। तो वर्तनी में त्रुटि बताती है आपकी लाल रंग की लाइन। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे कि लाल रंग की रेखा बताती है आपको वर्तनी में त्रुटि। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। देखिए, कभी कभार वो हरे रंग की लाइन दिखाता है। मान लीजिए अब ये लाल रंग की लाइन थी। ठीक है, अगर ये लाल के बदले आपको हरे रंग की दिखाए तो उसका क्या मतलब है दोस्तों, अगर आपसे ये हरे रंग की दिखाता है तो उसका मतलब है दोस्तों व्याकरण में त्रुटि। तो फिर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगर ये पूछता कि हरे रंग की रेखा क्या दर्शाती है, तब आप बताते हैं कि वो व्याकरण में त्रुटि दर्शाती है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे कि रेड कलर की लाइन होगी तो वर्तनी में त्रुटि, और अगर ग्रीन कलर की लाइन होगी तो वो बताती है आपकी व्याकरण में त्रुटि। ठीक है दोस्तों, आपके ध्यान करने के लिए मैं यहाँ पे आपको इसको ग्रीन कर देता हूँ, और वर्तनी के नीचे वाली जो आपकी लाइन है दोस्तों, इसको मैं आपका रेड कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे। देखिए, मैं ऐसा करूंगा, जो ये जो PDF है इसे आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। इससे क्या दोस्तों, ये जो PDF है मैं इसको आपका टेलीग्राम के चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आप इसको जरूर से एक बार देख लेना। ठीक है, तो जो लोग वहां पे अभी ऐड नहीं हुए हैं, मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां पे टेलीग्राम पे ऐड हो जाना, ये PDF आपको वहां मिल जाएगी। क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, काफी सारी फुल फॉर्म मैंने डाल रखी है। ठीक है, तो ये सभी फुल फॉर्म आप वहां पे देख लेना, ये आपको काफी हेल्प करेंगी। एक बार इनको पढ़ के जरूर जाना। ठीक है, सवाल बनता है तो आपका यहीं से बन जाएगा, आप चिंता मत करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 15 पे, आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि लाल रंग की रेखा जो है वो वर्तनी में त्रुटि बताती है, और हरे रंग की जो रेखा है दोस्तों, ये व्याकरण में त्रुटि बताती है। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे नीचे से बना भी दिया है। ठीक है, और जब PDF आएगा तो PDF में आपको दिक्कत नहीं होगी। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 पे, देखिए सवाल नंबर 15 क्या है दोस्तों आपका, सवाल नंबर 15 है आपका, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। इनमें से वो कौन सा है जो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों, क्विक हील, अवस्था, कोबोल या मैक एफी। देखिए, इनमें जो आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों, आपसे नहीं है पूछा है, यही चीज आपने ध्यान देनी है कि आपसे है पूछा है कि नहीं है पूछा है। ठीक है, यहीं पे बच्चे काफी गलतियां करते हैं, वो इतना वहां पे स्पीड में रहते हैं कि सवाल को देखते ही नहीं है कि आपसे है पूछा है कि नहीं है पूछा है। तो आपसे यहाँ पे नहीं है पूछा है दोस्तों, तो क्विक हील, अवस्था, कोबोल या मैकेफी, इनमें से कौन सा आपका एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो दोस्तों इसमें से कौन नहीं है, आपका जो कोबोल है दोस्तों, यह आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो दोस्तों ये है क्या, दोस्तों ये है आपका एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है दोस्तों, एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या दोस्तों, सी हो जाएगा आपका कॉमन, बी से हो जाएगा बिजनेस, ओ से हो जाएगा ओरिएंटेड, और एल से हो जाएगा लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज आपसे पूछ सकता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों क्विक हील क्या है आपका, एक तरह का एंटीवायरस है।
अवस्था क्या है, एक तरह का एंटीवायरस है। और मैक एफईवी क्या है दोस्तों, एक तरह का एंटीवायरस है। ये एंटीवायरस क्या होते हैं दोस्तों, ये आपके कंप्यूटर को बाहरी आक्रमण से या बाहरी जो हैकर वगैरह है या जो आपके उसमें जो मालवेयर आ जाता है या कोई वायरस आ जाता है तो उससे आपके सिस्टम को बचाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं आपके एंटीवायरस। कोबोल क्या है, एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 पे। सवाल नंबर 16 क्या है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से एमएस वर्ड के रूलर में नहीं होता है। निम्नलिखित में से एमएस वर्ड के रूलर में नहीं होता है। टॉप स्टॉप बॉक्स, राइट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट या फिर सेंटर इंडेंट। तो दोस्तों एमएस वर्ड के रूलर में सेंटर इंडेंट नहीं होता है। क्या दोस्तों, एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में जो है आपका सेंटर इंडेंट नहीं होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। देखिए इंडेंट होता क्या है, इंडेंट दोस्तों कुछ नहीं होता है, ये जस्ट ये साबित करता है कि पेज को आप कितना यूज करना चाहते हैं। कम यूज करना है तो आप इंडेंट को बढ़ा दीजिए, पेज को ज्यादा यूज करना है तो इंडेंट को घटा दीजिए। ठीक है, तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 पे। एलसीडी का पूर्ण रूप क्या होता है, जो आपका एलसीडी होती है दोस्तों इसका पूर्ण रूप क्या होता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट कंट्रोल डिस्प्ले, लाइट कंट्रोल डायोड या लिक्विड क्रिस्टल डायोड। तो आई थिंक काफी बच्चों को जवाब पता होगा इसका कि एलसीडी का जो पूर्ण रूप होता है दोस्तों वो होता है आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या दोस्तों, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आपका एलसीडी की फुल फॉर्म होती है। इसको ध्यान रखना, इजी है तो याद रखो। ठीक है, ये मत सोचो कि एग्जाम में आएगी नहीं आएगी, क्योंकि एग्जाम में पूछी गई है पहले। ठीक है, तो अब आपको ये इजी लग रही होगी पर फिर भी आपने इसको ध्यान रखना है, दोबारा आ जाए तो एक नंबर फ्री का है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर दोस्तों 18 पे। निम्नलिखित में से कौन सा HTML का सही पूर्ण रूप है। निम्न में से कौन सा HTML का सही पूर्ण रूप है, आपसे बेसिकली HTML की फुल फॉर्म पूछी है। दोस्तों HTML क्या है आपकी, ये भी एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो कहाँ पे लिखा है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका हो जाएगा सही जवाब। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है आपका HTML का पूर्ण रूप। ये क्या है, ये बिल्कुल बेसिक जो है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सबसे पहले कोई बच्चा अगर सीखता है ना प्रोग्रामिंग तो सबसे पहले उसको HTML ही सिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, HTML से ही आपकी प्रोग्रामिंग की शुरुआत होती है, इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो HTML क्या है आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, अच्छी फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछ सकता है कि HTML में जो M है उसका क्या मतलब है। वहां पे दे देगा ऑप्शन मार्कअप है, मिक्स्ड है, मैंडेटरी है, मीडिया है। M का क्या मतलब है, तो आप बताएंगे कि M का मतलब है यहाँ पे मार्कअप। ठीक है, ऐसे भी पूछ लेता है कि HTML में M का मतलब क्या है, H का मतलब क्या है, तो आपने बताना है कि HTML में M का मतलब होता है मार्कअप। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है HTML का सही पूर्ण रूप। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। वीडियो लंबी हो रही है तो ऐसा करते हैं आगे चलते हैं और आप देखते हैं आपकी फुल फॉर्म्स को। ठीक है, बाकी आपके दोस्तों क्या है इसमें फुल फॉर्म है। ठीक है, देखिए ये PDF जो है ना टेलीग्राम चैनल पे मैं लगा दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना और जो भी फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे दी है आपको उन सभी को अच्छे से एक बार पढ़ लेना। ठीक है, देखिए इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देता हूँ, उनको तो आपको याद करना ही करना है और बाकियों को भी एक बार जरूर से देख लेना है। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया वही आपने पढ़ना है। एग्जाम में क्या आएगा मुझे नहीं पता, ना ही आपको पता है, किसी को नहीं पता पेपर में क्या आएगा। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण है उसको तो याद करना ही करना है, लेकिन जो कम महत्वपूर्ण है उस पर भी अपनी पकड़ बना के रखनी है। ठीक है, क्या पता वही इस बार आ जाए और अगली बार वो किसी और बच्चे के लिए वो महत्वपूर्ण हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो जो भी यहाँ पे महत्वपूर्ण सवाल है जो बार बार पूछे जाते हैं या पूछने के चांसेस हैं आपसे, उनको मैं यहाँ पे आपको हल्का सा बता देता हूँ। ठीक है, देखिए काफी सारी फुल फॉर्म है यहाँ पर, तो डाउनलोड कर लेना इसको और देख लेना अच्छे से। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां पे ज्वाइन हो जाना। CPU, ठीक है, सबसे इजी। CPU फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, सबको पता है, अच्छी फुल फॉर्म है, याद रखेंगे। SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। देखिए पहले क्या था कि सभी लोग हार्ड डिस्क को यूज करते थे, कौन सी, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव को। लेकिन अब क्या है दोस्तों, SSD को ज्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये हार्ड डिस्क से भी ज्यादा जल्दी ओपन हो जाती है, तो इसमें जो भी डाटा होता है, जो भी इसमें सामान होता है, या जो भी आपका बूटिंग की प्रोसेस होती है, जो भी आपकी चीजें इसके अंदर होती हैं वो काफी जल्दी ओपन होती हैं। ठीक है, और ये काफी फास्ट जो है प्रोसेसिंग करती है। ठीक है दोस्तों, हार्ड डिस्क के मुकाबले ये काफी ज्यादा फास्ट प्रोसेसिंग करती है। तो क्या कर रहे हैं कि HDD के बदले अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप में SSD को लगा रहे हैं, जिसका मतलब है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, ये हार्ड डिस्क ज्यादा फास्ट है। क्या है दोस्तों, ये हार्ड डिस्क ज्यादा फास्ट है और अच्छी है।
ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। LCD देखिए अच्छी फुल फॉर्म है, ऊपर सवाल ही पूछा गया था आपसे इसी से, ठीक है, तो इसलिए आपने इनको याद रखना है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, अच्छा है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। OS का आप सभी जानते हैं कि OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। PC का मतलब आप सभी जानते हैं पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। PDF का मतलब आप सभी जानते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। जो नहीं जानते हैं इसको भी हल्का सा एक बारी देख लेना, क्या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। रैम और रोम, इन दोनों की तो आपने बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है। रैम और रोम, देखिए रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस मेमोरी का डाटा लाइट चले जाने के बाद गायब हो जाता है। तो दोस्तों कौन है, रैम है आपका। क्या बोलते हैं इसको, अस्थिर मेमोरी, क्या बोलते हैं, अस्थिर मेमोरी। लाइट जाने के बाद इसका डाटा भी चला जाता है, तो रैम का डाटा चला जाता है। अस्थिर मेमोरी यानी कि वोलेटाइल मेमोरी है आपकी रैम, ठीक है। रोम क्या है आपका, यह आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। इसका डाटा लाइट जाने के बाद भी बना रहता है, ठीक है। इसके बारे में हम कल बात कर चुके हैं अच्छे से, ठीक है। वो वीडियो जरूर देखना, उसमें भी काफी अच्छे सवाल है और मैंने काफी अच्छे से वहां समझाने की कोशिश आपको करी है। वीडियो लंबी है पर देख लीजिएगा। OS का पता है आपको, PC का पता है, PDF का पता है, ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। ये रिपीट हो गए हैं, इनको हल्का सा कट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड लिस्ट दोस्तों आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर थिंग्स, ठीक है। इसमें भी क्या है, अच्छी फुल फॉर्म है आपकी। देखिए कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, commonly operated machine used for trade or technology, education and research। या तो टी के बदले आपको ट्रेड देगा या टी के बदले आपको टेक्नोलॉजी देगा, ठीक है। तो आपने दोनों में से ध्यान रखना है, जो आपको ऑप्शन मिले उसको आप टिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये आप कर लेंगे। ALU, मोस्ट इंपॉर्टेंट ALU, इसको आप तो आप बिल्कुल ही ध्यान रखेंगे कि ALU की फुल फॉर्म क्या है। कई बार आपसे पूछता है ALU की फुल फॉर्म, ठीक है दोस्तों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसको आप ध्यान रखेंगे। एल्गोल, एल्गोरिथम लैंग्वेज, एल्गोल की क्या दोस्तों, एल्गोरिथम लैंग्वेज, ठीक है। देखिए BCC, इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मेरे ख्याल से ये सवाल एक बार बना है पेपर में, ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं दिखा है, अभी आएगा, आगे मिलेगा तो मैं डाल दूंगा उसको। BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, क्या दोस्तों, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC का मतलब होता है खाली कार्बन कॉपी। अब CC का अगर B लगा दो तो हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। इसका यूज जो है दोस्तों ईमेल में होता है, ईमेल में, ठीक है। किसी को ईमेल भेजना हो ना, एक साथ कई लोगों को ईमेल भेजना हो और आप चाहते हैं कि किसी को ये ना चले पता कि आपने कितने लोगों को भेजा है, तो वहाँ पे हम BCC का यूज करते हैं। वहाँ पे ऑप्शन आता है कि BCC या CC। तो अगर आप BCC टिक करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपने अगर 100 लोगों को भेजा है तो 100 में से किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने 100 लोगों को भेजा है ये मेल, और 100 में से एक आदमी वो भी है, ठीक है। लेकिन अगर आपने CC चुना तो CC वालों को चल जाएगा पता कि आपने इतने लोगों को ये और भेजा है, ठीक है। और BCC में क्या होता है, किसी को नहीं चलेगा पता कि ये 100 लोगों के पास और भी गया है। तो ये होता है दोनों का यूज, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी और CCC कार्बन कॉपी, ठीक है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए कोबाल, ये सवाल ऊपर बना था पेपर में, ठीक है। कोबाल का मतलब क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। याद कर पाएंगे तो कर लीजिएगा, वरना एक बार हल्का सा देख लीजिएगा। ARPANET का मतलब क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अब देखिए तीनों फुल फॉर्म अच्छी है आपकी। CD का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। DVD का मतलब क्या होता है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। CD रोम का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। देखिए रोम की आपको पता ही है, CD की आपको पता चल गई कि कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, और रोम का आपको पहले से पता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, इसको तो आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ और भी कमांड है, ये सभी आपने देखनी है, ठीक है। देखिए फॉरट्रैन, मैंने आपसे कहा था ना ये पेपर में बन चुका है सवाल, ये वाला कल हमने किया भी था सवाल को। यह आपका फॉरट्रैन पेपर में बन चुका है, इसलिए स्टार मार्क लगा देते हैं, ठीक है। यह है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए ENIAC, सबसे पहला यांत्रिक कंप्यूटर, यह है आपका ENIAC, ठीक है। सबसे पहला यांत्रिक कंप्यूटर कौन है दोस्तों, आपका ENIAC। इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि ENIAC की फुल क्या थी, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आप देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, ये आपका पहला यांत्रिक कंप्यूटर था दोस्तों। कौन, ENIAC आपका पहला यांत्रिक कंप्यूटर था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, अच्छा सवाल बन सकता है यहाँ से, ठीक है। बाकी ईमेल की आप जानते हैं, ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, अच्छा है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी एक बार ना ये पी रोम, ईप्रोम, ई रोम, इनको भी एक बार आप देख लेना, ठीक है। तीनों अच्छे हैं, लास्ट में सबके रोम 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 लिखा है, तो आप उत्तर तो आप कर लेंगे। पर पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई रोम इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई प्रोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इनको आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे काफी लिखी है, सभी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप एक बारी जरूर से देख लीजिएगा। IC का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, क्या दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। देन आगे बढ़ते हैं।
HTML सवाल बना था अभी ऊपर आपका, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, HDD इसको भी आप ध्यान रखेंगे, हार्ड डिस्क ड्राइव। आगे बढ़ते हैं। देखिए लैन, मैन और पैन, ये तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर याद करेंगे। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार देख लेना कि लैन की क्या होती है, पैन की, मैन की, वैन की और वर्ल्ड वाइड वेब की, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप देखेंगे। SQL मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। OMR इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इसको भी MCR इसको और NIC इनको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनको भी। OSI क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यही है जो प्रोटोकॉल्स को बनाता है। कौन दोस्तों, जो भी आपके IP के जो होते हैं ना प्रोटोकॉल, संचार में मैंने कहा था प्रोटोकॉल कुछ नियम बनते हैं, वो इनको OSI ही बनाता है आपका प्रोटोकॉल को, कि कैसे कैसे आपकी फाइल ट्रांसफर होगी, ये सब OSI देखता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतना हो गया आपके। देन दोस्तों कुछ यहाँ पे है आपकी, ये IP का मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस के लिए आप याद रख सकते हैं। ठीक है, क्या होता है IP का मतलब, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। देन दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए इतनी यहाँ पे फाइल्स और हैं आपकी, इनको भी आप एक बारी देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपका इंपॉर्टेंट है ये वाला यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, इस पे स्टार लगा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, सवाल बना था इससे। USB इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे आप। और आपका SEO इसको भी ध्यान रखेंगे। और एक और आपका HTTPS और HTML, इन दोनों को भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आपका ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतना आपने दोस्तों ध्यान देना है। ठीक है, आई होप इतना आप समझ गए होंगे। ये PDF आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है, कोई भी दिक्कत होती है मुझे कमेंट करना। ठीक है, और इनको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, मिलते हैं। और जिसने भी हमारी बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं, वो उनको जरूर से देखें, वहां भी हमने आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो काफी लंबी हो गई है, मैं भी थोड़ा थक गया हूँ, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा।